दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वार्डों में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इन वार्डों में से एक वार्ड पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुआ था, जबकि 11 वार्ड इस साल विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुए थे। इन वार्डों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 11 पार्षद, विधायक और कमलजीत सहरावत सांसद चुने गए थे। केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद ट्रेन में आरएसएस के गीत गाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। केरल सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद ट्रेन में स्कूली बच्चों से आरएसएस के गीत गाने को कहा गया था, जिस पर केरल के शिक्षा मंत्री ने आपत्ति जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने आरएसएस के गीत गाने को सही ठहराया है। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लेकर दक्षिण रेलवे की निंदा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के सवाल के जवाब में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या हम अंग्रेजों से इसका रजिस्ट्रेशन करवाने जाते। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आयकर विभाग और अदालतों ने आरएसएस को व्यक्तियों का एक समूह माना है और संगठन को आयकर से छूट दी है। भागवत ने यह भी कहा कि कानूनी तौर पर हम एक संगठन है, असंवैधानिक नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। बिहार में उत्तराखंड के बीजेपी नेता के वोट देने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के सोशल मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार पर 6 नवंबर 2025 को हुए विधानसभा चुनाव में मतदान करने का आरोप लगा है, जबकि उनका वोटर आईडी अभी भी उत्तराखंड के देहरादून में एक्टिव है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशंका जताई थी कि बिहार में वोट चोरी की जा सकती है। उस दिन उन्होंने हरियाणा में हुई वोट चोरी के प्रमाण पेश किए थे। इस मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी नेता और उत्तराखंड के सोशल मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार को लेकर ट्विटर पर कई सबूत दिए हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस 3 गुटों में बंटी हुई दिख रही है। एक तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 2027 में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ गैरसैंण नहीं बल्कि देहरादून को ही स्थायी राजधानी बनाने के पक्ष में है। तीसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा इन दोनों के ही बयानों को निजी राय बता रहे हैं और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने से पहले वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं अब इन तीनों नेताओं के अलग अलग बयानों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस की कोई तय लाइन नहीं है, इनके नेता सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। असम में कड़ाके की ठंड के बीच सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से शुरू कर दिया है। पश्चिमी असम के गोलापार जिले में रविवार को जिला प्रशासन और वन विभाग ने यह अभियान शुरू किया है, जिसके तहत दही काटा आरक्षित वन में लगभग 1140 बीघा जमीन पर कब्जा हटाया जाएगा, जिसमें करीब 580 घरों को उजाड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं विपक्षी दल और पीड़ित परिवार इस कार्रवाई को सांप्रदायिक आधार पर करने का आरोप लगा रहे हैं। ठंड के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण भी गहराने लगा है। लगातार तीसरे दिन खतरनाक श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में AQI 400 पार कर गया है और खतरनाक श्रेणी में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा NCR में भी जबरदस्त वायु प्रदूषण है। वहीं दिल्ली की हवा खराब होने पर इंडिया गेट में कई लोगों ने प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण पर एक सख्त नीति बनाने की मांग की है। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी वीजा नियमों के तहत एक और बदलाव कर दिया है, जिसके तहत गंभीर रोगों के साथ कोई अमेरिका नहीं जा सकता। साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका वीजा और ग्रीन कार्ड की पात्रता के नियमों को भी और सख्त कर दिया है, जिसके तहत डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, सांस के रोग, मेटाबॉलिक विकार, न्यूरोलॉजिक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित आवेदकों के वीजा को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा मोटापे, अस्थमा, स्लीप एपनिया और हाई बीपी वाले लोगों को भी वीजा लेने में दिक्कत हो सकती है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी IPL के अगले सीजन में भी खेलते नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि खुद चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने की है। पिछले 2 सालों से टीम के खराब प्रदर्शन के बावजूद 44 साल के धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में बने रहेंगे। दरअसल धोनी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को स्पॉन्सर्स का जबरदस्त सहयोग मिलता रहा है। धोनी अब तक CSK के लिए 248 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 4865 रन बनाए हैं और टीम को साल 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में 5 IPL खिताब जिताए हैं। साल 2025 की IPL चैंपियन RCB बिकने वाली है। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नया मालिक मिल जाएगा। RCB को खरीदने वालों की कतार में अडानी से लेकर आधार पूनावाला तक कई दिग्गज हैं। साल 2008 में BCCI ने IPL की शुरुआत की, तब किंगफिशर एयरलाइंस और भारत की सबसे बड़ी अल्कोहल कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, इसके मालिक विजय माल्या ने इसे $112 मिलियन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदा था। टेक कंपनी रियलमी 20 नवंबर को भारत में मिड बजट रेंज में एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन रियलमी G8 Pro लॉन्च करने जा रही है।
फोन में दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन, हाई एंड डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सिस्टम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि अब तक का सबसे एडवांस रियलमी फोन होगा, जो फोटोग्राफी और गेमिंग दोनों में प्रोफेशनल ग्रेड एक्सपीरियंस देगा। स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 700 mAh बैटरी से लैस होगा। कंपनी ने हाल ही में अपने होम मार्केट चीन में Realme G8 Pro को 5 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया था। वहाँ इसकी शुरुआती कीमत 2,899 युआन यानी कि भारतीय रुपयों में लगभग 35,850 रुपए है। उम्मीद है कि भारत में इस फोन को 35,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।